वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने छोड़ा था शुएब जट साहब के लिए और हसनैन लियाकत साहब के लिए कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जो लड़के इंजर्ड होते हैं, दुनिया भर में इंजरीज होती हैं, लेकिन रीहैब का जो मामला है वो पाकिस्तान में बिगड़ जाता है। बनने की बजाय, सुधरने की बजाय, ठीक होने की बजाय, बेहतर होने की बजाय, जब वो बॉलर एक साल के बाद उसको एनालाइज किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी होती है। वो जो उसका असल उसकी पहचान होती है वो नज़र नहीं आती। शुएब जट साहब, क्या हो रहा है सर पाकिस्तान में? ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? एक मिसाल हमने आपके सामने रखी और अपने देखने वालों के सामने रखी, एहसानुल्लाह की। बस लुकमान एक वो शेर है, कुछ सानू मरंदा शो किसी कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, शायद आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन शेर इसी तरह का है। यहाँ जी। सिर्फ हम कसूर एनसीए का नहीं कह सकते, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसका जो है वो, अगर आपने अमली नमूना देखना हो तो आप जाके देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें। ये रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ, माजी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये रिसेंट पास में जब से ये किंग माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे वारिद हुआ, जब वो एहसान मानी जैसा अदाब पाकिस्तान क्रिकेट पे नाजिर हुआ, जब रैम्बो जैसे शख्स को जो है पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो कमान दी गई, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही हो गया। आप देखेंगे शाहीन अफरीदी अनफिट थे, हाफ फिट थे, टीम के साथ साथ लगे रहे, उनको जाके वर्ल्ड कप खिला दिया। आप देखेंगे फखर जमान बार बार फील्ड से बाहर आ रहा है, फिटनेस की वजह से उसको कह रहे नहीं जी तू जा तू जा तू जा तू जा, हर सूरत में जा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे साइम अयूब आज जो है वो उसका रिहैब यूके में किस तरीके से हो रहा है, वहां पे रिहैब के अलावा जो वीडियोज आ रही है वो भी सबके सामने है। इसका एहसान खान का आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि उसके साथ जो है इन्होंने क्या किया है। आप हसन अली की पॉडकास्ट उठा के देख लें, भी रिसेंट में उन्होंने जो जिक्र किया है उसको देख लें जी। आप जाके। इसी तरीके से आपने मतलब नाम गिनवाता जाऊंगा, आप लंबी फहरिस्त होती जाएगी। इनमें एनसीए के साथ साथ इन क्रिकेटर्स का भी बहुत बड़ा जो है ना वो जुर्म है, मैं इसको मुजरिम कहूंगा कि ये अपनी इंजरीज छुपाते हैं। ये सिर्फ इस खौफ से कि पाकिस्तान टीम से जगह खत्म ना हो जाए, ये इस तरीके के लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जाके डॉक्टरों को डराते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं और हाफ फिट होकर पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है हाफ फिट खेलना। आज आप देखिए कि क्लासिक उन्होंने बाहर डाल दिया और उसकी हालांकि प्रिकॉशनरी बिठाया है उसको, सही है, उसकी एल्बो में थोड़ी सी इंजरी थी, उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पे उसको बिठा दिया कि नहीं जी तुम बाहर बैठो। इस अफगानिस्तान का हवा बनाया हुआ था लोगों ने। मैं आपको कल से कह रहा था कि आराम से जनूबी अफ्रीका जीतेगा, उन्होंने उस हवे को अपने सर पे नहीं लिया, उन्होंने कहा जी बैठो कोई मसला नहीं, अगर हार भी जाएंगे तो जाओ आगे जाके देख लेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि हम हाफ फिट प्लेयरों को यहाँ पे इन्होंने मूर्तियां बना के सजाया होता है, और उसके बाद इसमें एनसीए का कसूर ये है कि वो झूठी रिपोर्टें क्यों बनाते हैं। ये जो पाकिस्तान का डॉक्टर पैनल होता है, सही। मेडिकल पैनल, ये क्यों जो है रिपोर्टें बना के देते हैं। तो मुजरिम दोनों है, बड़ा मुजरिम खिलाड़ी है, छोटा मुजरिम इसको कुशन देने वाले ऑफिशियल हैं। सही हो गया। हसनैन लियाकत, रात वसीम अकरम साहब भी एक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चाहिए ये क्रिकेट बोर्ड को कि स्पेशलिस्ट को लेकर आए, ना कि आप सिर्फ डॉक्टर की एक मतलब डॉक्टर्स पर ही इन्हिसार करें। डॉक्टर तो कोई भी बता देगा जाकर तुम पैनाडोल ले लो, फलां ले लो, लेकिन रीहैब एक अलग से प्रोसेस है जो प्लेयर्स को साथ में लेकर चलते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। आपने जो डॉक्टर बाकी तमाम चीज़ों को देख रहा होता है, इस तरह के लोग आपने जो है वो रखे हुए हैं जो सारा कुछ करते हैं। तो जो बात शुएब ने की है कि प्लेयर्स छुपाते हैं अपनी इंजरी को और बाद में उनको भी नुकसान होता है और फिर पाकिस्तान को भी होता है। आज हारिस रऊफ स्क्वाड में मौजूद हैं, प्लेइंग 11 में मौजूद हैं, क्या वो मुकम्मल फिट है? देखिए, वो एक शेर किसी ने लिखा था कि मेरे अहबाब कहते हैं यही ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूं पसे दीवार के किस्से। जट साहब ने प्लेयर्स के कसूर के बारे में बात की। बिल्कुल प्लेयर का कसूर भी होता है। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हाफ फिट थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी खेला 21 का 22 का वर्ल्ड कप, और उसके साथ साथ एक ही सीजन में वो विटेलिटी ब्लास्ट और डी100 खेलते हुए नजर आए। प्लेयर का तो कसूर है ही है, लेकिन जो बात है ना डॉक्टर्स की, आप बात करें कि काबिल डॉक्टर होने चाहिए, या फिर साबिक कप्तान की बात करें उनके बयान के मुताबिक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। देखिए, मसला यहाँ पे ये है कि मेरे साथ शुएब जट साहब बैठे हुए हैं, ये पिछली 2 दहाइयों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं। साथ बदियुर जमान साहब बैठे हैं, वो भी अरसा दराज से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं। पाकिस्तान जी। क्रिकेट बोर्ड का भी हाल पीआईए वाला होने वाला है, क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो कोशिश ये करता है कि मीडिया डिपार्टमेंट में 10 बंदे उसके आ जाएं,
पीसीबी के अंदर 10 बंदे उसके आ जाएं, डॉक्टर उसके आ जाएं। और इस वक्त जितने भी डॉक्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो जो है कैपेबल ही नहीं है कि खिलाड़ियों की इंजरी को वो डील कर सकें, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है वो अपने डॉक्टर्स लाता है, अपने डॉक्टर्स सिफारिश पे आते हैं कि कोई कैपेबिलिटी नहीं होती उनकी। कैपेबिलिटी होती तो यहाँ पे अब्दुल रऊफ खान जैसा बंदा 3-3 डिग्रीज करके कभी टीम के नजदीक उसको नहीं लगने देते। कैपेबिलिटी होती तो शोएब जट इस वक्त यहाँ पे बैठ के बात ना कर रहे होते, बल्कि शोएब जट को बताते कि भाई आप स्पोर्ट्स साइंसेज में आपने मास्टर्स किया हुआ, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप आके हमें मशवरा दें कि हम किस तरह से अपनी क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नाअहल लोगों को बैठाया हुआ है, ये क्रिकेटर से ज्यादा इन नाअहल लोगों की वजह से ये तमाम तर चीजें हो रही है। और इसमें पाकिस्तान का हर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, हर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है जो अपने बंदों को अकोमोडेट कर रहा है और पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर रहा है। सही हो गया बदियुस जमान साहब, ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि एक प्लेयर इंजर्ड होता है, उसके साथ पीसीबी का रवैया कुछ और होता है, दूसरा इंजर्ड होता है, चाहे वो बॉलर हो, मैं सिर्फ मजमूई तौर पर बात कर रहा हूं, वो उसके साथ रवैया कुछ और होता है, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से फुर्तियां दिखाई जाती हैं, लेकिन कोई और होता है तो उसके हवाले से फिर कानून पर जूं तक नहीं रेंगती और ये कहा जाता है, फिर वो प्लेयर गिला शिकवा करते नजर आते हैं। ये ऐसा होता है कि स्पेसिफिक लोगों को ठीक तरीके से चलाया जाता है और कुछ लोगों को अगर इंजरी हो जाए तो उन लोगों पर तवज्जो नहीं दी जाती, ये भी हो रहा है यहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जितना बड़ा नाम होगा उसका इतना ही जल्दी काम होगा। अब साइम अयूब जो इंजर्ड हुए तो आप देखें कि वहीं से जो है वो इंग्लैंड चले गए और आज तक इंग्लैंड में है और उनका रिहैब भी इंग्लैंड में हो रहा है। भाई रिहैब अगर आपने उनका इलाज कर लिया तो रिहैब उनका इंग्लैंड में क्यों हो रहा है? रिहैब के लिए तो उनको पाकिस्तान में आना चाहिए। लाहौर में आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्यों बनाया गया था? इसी वजह से बनाया गया था। फिर फखर जमान इतने अरसे से इंजर्ड है और उसको अगर आप इंजरी का बहाना करके टीम में नहीं ले रहे थे तो फिर उसको एकदम अचानक आप टीम में लेकर आ गए, फिर दोबारा वो इंजर्ड हो गया। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ खिलाड़ियों को नवाज देता है और कुछ खिलाड़ियों को जो है वो ऐसे ही छोड़ देता है कि भाई ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनको जाने दो। तो ये चीजें फिर बाद में जो है आप आगे चलेंगे तो आपको नुकसानदेह होंगी जब आपके पास प्लेयर नहीं होंगे। अभी आपके पास ओपनर नहीं है, अभी आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, अभी आपके पास जो है कोई फास्ट बॉलर नहीं है। इसी वजह से आप हारिस रऊफ को आप फिट जो है वो खिला रहे हैं। आपके पास स्पिनर आपके पास 4-5 स्पिनर मौजूद है, उसके बावजूद आप स्पिनर को नहीं खिला रहे, तो क्या वजह है? असल मसला ये है कि यहाँ सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है, दो उसके दो मेरे दो तेरे, ये वाली कहानी जब तक खत्म नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सब एक और बात, आपने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच देखा होगा, फिटनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनके दो खिलाड़ियों ने सेंचुरी की, ऐसा लग रहा था अभी 15-20 रन पे खेल रहे हैं। हमारे एक दिन पहले ही जो है वो 2 दिन पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दो खिलाड़ियों ने सेंचुरी की। मोहम्मद रिजवान, ऐसा लग रहा था कि वो सुबह से खेल रहे हैं, शाम तक उन्होंने सेंचुरी जाके बनाई है और इतना थक गए। ये होता है फिटनेस की वजह। और दूसरा, जो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की पहले मैच में, आप देखें 20 से 25 रन उन्होंने बनाए, इस वजह से बनाए वो फिट है। और उनको जरा सी भी कोई इंजरी होती है तो वो अपने प्लेयर को खिलाते नहीं है, उस पर रिस्क नहीं लेते। रविंद्र की मिसाल आपके सामने है, वो इनफिट है तो उसके कप्तान ने कह दिया कि कोई हम रिस्क नहीं लेंगे कि उसको खिलाएंगे। हमारे यहाँ तो लेकिन यहाँ जैसे बदियुस जमान साहब, शोएब जट साहब कह रहे हैं ना कि प्लेयर्स खुद ही छुपाते हैं, बताते नहीं, पूरा पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं, पूरा पूरा सीजन खेल जाते हैं। शोएब साहब, एक बड़ी अहम चीज है, आज मैंने इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। जैसा तैसा भी स्क्वाड था वो था, लेकिन पहले साइम अयूब हुए, फिर फखर जमान हुए और दोनों को देखा जाए तो दोनों डाइव कर रहे थे, बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या फील्डिंग कोच जो अटैच होता है टीम के साथ और फिर नीचे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, एनसीए हो, वहां पर जो फील्डिंग कोच हैं, क्या वो डाइव करना नहीं सिखा पा रहे? उनका क्या काम है? उनको लाने का मेरिट क्या है टीम के साथ? देखिए, आपने शुरू में कह दिया कि जो पिया को भाई, वो क्या ऐसे कहते हैं ना, जो पिया मन को भाए वही टीम में आए। इस तरह के शेर है, मुझे सही से शायरी आती नहीं है। हसनैन लियाकत यहाँ बैठे में, गजल हो या शायरी हो, वो इनको बहुत ज्यादा अच्छी आती है। बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक फील्डिंग कोच को रो रहे हैं। आप बताएं ना, पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कोच कौन है? ठीक है, आप देखें पाकिस्तान की बैटिंग सफर कर रही है। आप देखें पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग कोच कौन है? पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो सफर कर रही है। ये सारे के सारे पाकिस्तान के सिलेक्टर्स कौन है? सब जो है ना, फिर सिलेक्शन सफर कर रही है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट कौन है?
पाकिस्तान की मैनेजमेंट सफर कर रही है। कौन सा एक शोबा है जिसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है? सवाए आप जो है वो सोशल मीडिया के कहां पे डोमिनेट कर रहे हैं? आप क्रिकेट में कहीं पे भी डोमिनेट नहीं कर रहे। कोई टीम आपको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। कोई आपके पास ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसपे आप कहेंगे नहीं जी इस पे हम फख्र कर सकते हैं। जिसपे आप फख्र करते थे वो आज आपके लिए जो है वो शर्मिंदगी और रुसवाई का बाइस बन रहा है, यानी कि किंग आपका बाबर आजम। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये इस टीम की जितने आपने दावे करने हैं कर लें, जितनी मुझ पे तनकीद करनी है कर लें। सच मुझे बोलना होगा, अगर इस टीम में साइम अयूब भी होता, अगर इस टीम में फखर जमान भी होता, तो भी आपकी टीम नहीं जीतती। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं जीतती? मेगा इवेंट की बात कर रहा हूं। कोई बायलैटरल सीरीज तो मुझे सबक ना सुनाए, बायलैटरल सीरीज में वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं थे। उन्होंने आपको सीरियस लिया ही नहीं था जिनको आप जो है ना जीत कर आए हैं। क्यों आप नहीं जीते? क्योंकि माइंडसेट नहीं बदला। इस टीम का माइंडसेट बदलने की जरूरत है और वो माइंडसेट ये बदलने को तैयार ही नहीं है। आज देखें, आज तीसरा मैच था। पहले मैच में ओपनर ने सेंचुरी बनाई, दूसरे मैच में ओपनर ने सेंचुरी बनाई, तीसरे मैच में ओपनर ने सेंचुरी बनाई। ठीक है, पाकिस्तान का और हमें 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 शुएब पता ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हमें पता नहीं है कि ओपनर होगा कौन। दोनों ओपनर चेंज हो जाएंगे, क्या होगा? यानी कि बाकी सेंचुरियां बना रहे और हमें पता ही नहीं कि ओपनिंग किसने करनी है। लुकमान, आप इस टीम में मरीज से जाके कोई ओपनर लेकर आ जाए। चले एक काम करते हैं, आप विलियम को कहें कि न्यूजीलैंड छोड़ के पाकिस्तान से ओपनिंग कर ले, शुभमन गिल को कहें आगे पाकिस्तान से ओपनिंग कर ले, ये जो था जम्मू अफ्रीका वाला ओपनर, इसको कहें कि आके जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करे। ये भी फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि इस टीम का माइंडसेट आपने तबाह कर दिया हुआ है। इस टीम को आपने डरपोक बनाया हुआ है। इस टीम को आपने जो है वो एक शेल में कैद किया हुआ है। ये टीम रन नहीं बना सकती। यहाँ बंदे का मसला नहीं है, यहाँ पूरी टीम की सोच का मसला है। इस पूरे ड्रेसिंग रूम में जो खौफ का जो माहौल इन्होंने बना के रखा हुआ है, जिस तरीके से ये एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, उसमें कोई भी नहीं पनप सकता। इनका हिसाब वही है कि वो कहते हैं ना कि जहन्नुम में कोई पहरादार नहीं बैठा होता। क्यों नहीं पहरादार बैठा होता? क्योंकि वो एक दूसरे की लातें खुद ही खींच रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इनका ये हिसाब है। ये पाकिस्तान टीम में इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि किसी और के ऊपर खुद चढ़ा नहीं जाता, दूसरे के ऊपर चढ़ने नहीं देते। आप रिसेंट पास में देख लें, आप कौन सा खिलाड़ी आप इन्होंने स्टैब्लिश किया है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसपे आप कह सकते हैं कि जी ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट होगा? कोई फ्यूचर सर बाबर आजम किया, मोहम्मद रिजवान सर, बड़े नाम है सर। आज आप साइम अयूब के गुण गा रहे हैं। जाके देखें जरा साइम अयूब को कितनी इनिंग्स आपने T20 में दी है। ठीक है ना? वक्त से पहले आप अपने खिलाड़ियों में सरिया ले आते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाती है। इन पर पहली तो फुर्सत में सोशल मीडिया में पाबंदी लगाएं। ये टीम आपको विनिंग कॉम्बिनेशन बहुत जल्द बना हुआ दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी सर नामुमकिन सी बात है, जाहिर सी बात है। आपको पता है ना कि सोशल मीडिया पर अब जो कंपनियां हायर की हैं, अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगवा देंगे तो वो कंपनियां कैसे कैंपेन करेंगी? इससे पहले हसनैन की तरफ जाए, मैं आपको बता दूं क्रिकेट बोर्ड ने नया इश्तिहार दिया, उनको फिर सीनियर सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। चलें आगे चले। हसनैन साहब, ये जो मामला है, चले हम आप उससे आगे बढ़ते हैं और उसी तरफ अपनी डिबेट को लेकर चलते हैं कि जैसे शुएब कह रहे हैं कि इस टीम में दुनिया के बाकी ओपनर्स भी आ जाए, वो ओपनर जिसने आज सेंचुरी की है, वो ओपनर जिसने कल परफॉर्म किया था वो भी आ जाए तो भी हम हारेंगे, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ऐसा दावा वो क्यों कर रहे हैं? किसने इनको इस डब्बे में बंद कर दिया है जहां डर है, खौफ है, जहां आप 50 में से 48 में से 27, 26, 27 ओवर्स डॉट बॉल खेल देते हैं? ये कौन है जो डरा रहा है इनको? देखें, जो आपने कहा ना कि शोएब जट साहब को ऐसा डर क्यों है, बेसिकली शोएब जट साहब एक अक्लमंद आदमी है। वो सच देखते हैं, सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, इस वजह से उनको ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, माइंडसेट, चलो ठीक है जी, माइंडसेट शोएब भाई की बात है कि आम आदमी को हम किस तरह सिखाएंगे। यहाँ पे कल्चर आपका सिफारशी कल्चर है। आपने अगर एक 15 बनानी है और एक 15 में 2 बंदे कप्तान आजम के होंगे, 2 बंदे साबिक कप्तान के होंगे, 2 बंदे आकिब जावेद साहब के होंगे, 2 बंदे अजहर महमूद साहब के होंगे, 2 बंदे किसी और के होंगे, तो टीम किस तरह बनेगी? टीम अगर मेरिट पे बनती है, टीम अगर मेरिट पे चलती है तो रिजल्ट आपके पास आते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले। टीम अगर मेरिट पे बनती है तो रिजल्ट आपके पास 2007 की T20 वर्ल्ड कप या फिर 2009 के T20 वर्ल्ड कप जैसे रिजल्ट आते हैं। टीम जब मेरिट पे बनती है तो 2011 में भी हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो भी अफरीदी की क़यादत में। सो मसला यहाँ पे सिर्फ सिफारशी कल्चर का है। आपका कोई हेड कोच हो नहीं, या ये सिफारशी कल्चर हसनैन आज भी है, इस स्क्वाड में भी सिफारशी कल्चर चला है जो अभी
तश्कील हुआ है? सर इसमें क्या मतलब, मैं अगर आपको अभी बताऊं कि सिफारशी कल्चर है बताएं या ना नहीं, सर, बताएं। तो मेरा ख्याल है कि आपको पता होगा। आप यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि शायद आपको नहीं पता। आपको क्या लगता है कि उस्मान खान सिफारिश पे नहीं आया? क्या आपको लगता है कि फहीम अशरफ सिफारिश पे नहीं आया? क्या आपको लगता है कि खुशदिल शाह सिफारिश पे नहीं आया? क्या आपको लगता है कि अबरार अहमद सिफारिश पे नहीं आया? क्या आपको लगता है कि आमिर जमाल को सिफारिश के बगैर, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं थी, तो टीम में शामिल नहीं किया गया? सुफियान मुकीम के पास सिफारिश नहीं थी, उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। जिसके पास सिफारिश नहीं है वो चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप या क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। जिनके पास सिफारिश होगी वो फहीम अशरफ की तरह एशिया कप से पहले भी आ जाएंगे, वर्ल्ड कप से पहले भी आ जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी आ जाएंगे। सो यहाँ पे सिफारिश ही तो चल रही है। यहाँ पे एक यानी बंदा कि अगर आप कह रहे हैं कि आसिफ जावेद साहब adjust ये करेंगे- स्क्वाड हसनैन, ये स्क्वाड जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, इसमें कुछ नामों की निशानदेही आपने की है और उस पर सवाल उठाया है। यानी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जिस सेटअप को चेयर कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे लुकमान हसनैन की बात को आप ट्विस्ट कर रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि इस टीम में कौन सिफारिश पे नहीं आया। आप मुझे 3 नाम गिनवा दें। सर मुझे तो आइडिया नहीं ना। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सिफारशी हैं तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं ना सर। सर आप देखें, बॉस से लेके चपरासी तक सारे के सारे सिफारशी हैं। अब वो बेचारा किस किस का नाम ले। आप हमें 3 बंदे बता दें पाकिस्तान टीम के, 2 बंदे बता दें मैनेजमेंट के, 2 सिलेक्टर बता दें जो सिफारिश पे नहीं आए। मैं जो है ना कौम से माफी मांग लूंगा कि जी आप सच्चे हम झूठे। सर मैंने तो इसीलिए आपको दावत दी ना कि आप बताएं कि जैसे बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में इसमें चेयरमैन पीसीबी के काली है लुकमान भाई, पूरी दाल काली है। मेरे ख्याल से आगे बढ़े। चेयरमैन समेत पूरी दाल काली है। चलें, खत्म हो गया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इमामुल हक टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। बदियुज्जमान साहब, इमामुल हक आपको नजर आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में, या फिर वो नहीं होंगे बल्कि उस्मान खान या जो पहले से स्क्वाड में लोग मौजूद हैं वही होंगे? देखिए, उस्मान खान को तो अगर आपने खिला लिया तो ये बहुत बहुत बड़ी आपकी गलती होगी कि उस्मान खान को खिला रहे हैं। जिस प्लेयर को यही नहीं पता कि उसका ये नंबर कौन सा है, कभी ओपन आ जाता है, कभी 5 पे, कभी 4 पे आ जाता है, और दूसरा वो इस वक्त इस काबिल भी नहीं है कि आप उसको ओपन भेज दें। देखिए, इमामुल हक अभी जो खेल के गया उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स भी किए, और आखिरी मैच में जब उसका नाम आया तो वो सेंचुरी कर चुका था। यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है सेंचुरी भी की, तो मुसलसल वो रन्स कर रहा है। और मुझे ये लग रहा है, मैं दावे से नहीं कहता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ ओपन वही करेंगे। लेकिन मसला सारा ये है कि वो तो ओपन अगर आ गए तो फिर आप बाबर आजम भी उनके साथ ओपन करेंगे। आपके पास रेगुलर ओपनर नहीं है। हसनैन भाई ने बहुत सारे नाम लिए कि ये सिफारशी हैं, तो मैं तो एक सऊद शकील है, मैं उसको कहता हूँ वो तो वनडे का और T20 का प्लेयर ही नहीं है। आपने उसको लेके रखा हुआ, उसकी परफॉर्मेंस मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो स्क्वाड में इसको शामिल करती है। आपने जिन लड़कों के साथ ज्यादती की वो आज जो है वो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। हर तरफ से आपसे बोला जा रहा है कि ना ही आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो सेंचुरी कर सके, ना ऐसा कोई बॉलर है जो 5 या 4 आउट कर सके। देखिए, शामी भी तो इंजरी के बाद जो है टीम में वापस आया, क्यों वो 6 आउट करके चला गया। असल में उसको गेंद करने का जो तरीका होता है ना, ये नहीं है कि आप 150 रन की स्पीड से गेंद करें और मार खाते हैं, चौके और छक्के खाते हैं, जैसे लेथम ने जो हारिस रऊफ को मारा। और आया शामी, उसने लाइन नहीं छोड़ी और उसी लाइन पर उसने बॉल की तो उसको विकेटें मिली हैं। और दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम है उसमें फर्क सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने बुमराह की कमी को पूरा करने के लिए 3 स्पिनर शामिल कर लिए हैं। तो आपके बल्लेबाज तो वैसे ही जो है वो स्पिनर पे बहुत ज्यादा वीक है। खासतौर पर बाबर आजम के बात करें, 2 से 3 मतलब कुलदीप यादव उनको जो है वो आउट कर चुके हैं। तो यहाँ तो मसला सारा ये है कि आपके पास ऐसी बैटिंग लाइन यानी कि आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स को खेलना आता नहीं है। जो हमारे टॉप के बैट्समैन है बाबर आजम है, वो भी स्पिनर्स को ठीक नहीं खेल पाते, रिजवान ठीक से नहीं खेल पाते, या फिर बाकी प्लेयर्स भी नहीं खेल पाते। शुएब, आपको नजर आ रहे हैं इमामुल हक पहले मैच भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 में? अगर हैं तो फिर उस्मान खान का क्या किरदार है स्क्वाड में? बात यह है कि बदी भाई की ना इमामुल हक से बात हुई है, तो बदी भाई जो है ना उनके गुण गा रहे हैं। इमामुल हक बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, मेरे अच्छे उनसे मरासिम हैं। लेकिन बात हमें हक की करनी चाहिए, और हक बात यह है कि जब उस्मान खान को आप स्क्वाड में लेकर आए
तो क्यों लेकर आए? अगर वो कैपेबल नहीं है तो क्यों लेकर आए? अगर वो कैपेबल नहीं है तो पाकिस्तान कप जो लिस्टे का हुआ उसमें वो टॉप परफॉर्मर कैसे था, टॉप स्कोरर कैसे था? अगर वो कैपेबल नहीं है तो फिर जो है वो उस पे आप पाकिस्तान क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? यार जब आपने उसको सिलेक्ट किया तो इट मींस वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी। जब वो फर्स्ट चॉइस है तो अब इमामुल हक पीछे से आके कैसे ओपन कर सकता है? मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे। आप इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि इमामुल हक कैपेबल है, उस्मान खान कैपेबल नहीं है। आप खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि उस्मान खान कैपेबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो टीम के अंदर जो मौजूद है वो पर्ची पे मौजूद है। तो फिर उस्मान खान को तो बाहर निकालना ही निकालना है। जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया उनके साथ क्या करना चाहिए? मुझे बताएं ना, कौम कब तक जो है ना वो लॉलीपॉप लेती रहेगी इसी तरीके से? कौम क्यों नहीं जाके इनका मुहासबा करे कि भाई साहब अगर ये कैपेबल नहीं था तो आप टीम में इसको लेकर कैसे आगे, इसका हमें जवाब दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे मीडिया के मेरे अपने दोस्त हैं, वहां पे ज्यादातर कुछ एक दो आवाजें उठती हैं लेकिन ज्यादातर वहां पे इसलिए बैठे होते हैं कि चलो जी हम हाँ में हाँ मिला दें ताकि हमें 4 टिकट मिल जाए, आज हमें जो है ना वो अगले वाले इवेंट की एक्रेडिटेशन मिल जाए, हमें जो है ना यहाँ से कोई प्रेस रिलीज पहले मिल जाए। ये हमारे साथियों का क्राइटेरिया हो गया, सच बोलने को कोई तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता कि भाईजान उस्मान खान टीम में क्यों है? अगर आपने उसको खिलाना नहीं तो वो टीम में क्यों है? आप उसके टीएडी बनाने के लिए लेकर गए हैं, या आप वो वादा जो वहाब रियाज ने उससे किया था, जो इतलात है जिसकी, आप वो आज तक फुलफिल कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान टीम वादे निभाने के लिए है? ये पाकिस्तान टीम जीतने के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की लाज रखने के लिए। कौम की लाज कोई नहीं रखेगा, कौम के दर्द किसी को नहीं होगा, सिर्फ इनको अपना होगा कि जी मैंने उसको जुबान दी है कि हम तुम्हें 2 साल तक ड्रॉप नहीं करेंगे तो आप उसको लेके चलते रहेंगे। या तो उस्मान खान को इंडक्ट करना जो है गलत था, या अब उसको ना खिलाना गलत है। दोनों सूरत में वो मुजरिम जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया, वो मुजरिम जो इसको खिला नहीं रहे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए, कौम के सामने लाना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात की शुएब जट साहब के, अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते तो फिर उन पर सवाल उठता है जो उनको लेकर आए, जैसे हसनैन ने भी बात की। हम कुछ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के मैच के हवाले से। अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका से और इस मैच में पहले खेलते हुए बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया गया। साउथ अफ्रीका की जानिब से 315 रन बनाए, जवाब में सिर्फ 210 रन ही बना सकी अफगानिस्तान की टीम। और साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में 46 रन बनाए, उसका एक खिलाड़ी आउट था। अफगानिस्तान ने पावर प्ले में 38 रन बनाए, 2 खिलाड़ी उसके आउट थे। और डॉट बॉल्स की बात करें तो इस मैच में अफ्रीका ने 144 डॉट बॉल खेले हैं और अफगानिस्तान ने 156 डॉट बॉल खेले, लेकिन अफगानिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स यानी कि 60 बॉल पर 85 रन दिए हैं और 3 विकेटें हासिल की हैं। 8 की इकॉनमी है। शुएब हसनैन, आपसे इसका आगाज करता हूं। आज का मैच अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका बिल्कुल ही एकतरफा मैच नजर आया या ऐसा ही रिजल्ट मुतवक्के था? नहीं, देखिए मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अफगानिस्तान ने बहुत मायूस किया। मैंने कल भी आपके शो में ये कहा था कि आज वाला मैच एक क्रैकिंग मैच होगा, उस तरह से वन साइडेड नहीं होगा जिस तरह से आपने 2 मैचेस वन साइडेड खेले, बल्कि इंडिया के साथ बांग्लादेश थोड़ा सा ज्यादा लड़ा है। इस मैच में मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ा सा अफगानिस्तान एक्सपोज होते हुए नजर आया और अफगानिस्तान को वर्ल्ड एरिना में सारी टीमें उसी तरह ले रही थी जिस तरह से जिम्बाब्वे को लेती हैं, आयरलैंड को लेती हैं या फिर किसी 38 की टीम को लेती हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं ईजी होके कभी उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, कभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, कभी उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को एक दफा शिकस्त देने के करीब थे लेकिन वहां पे भी मैक्सवेल उनको बचा गए। अब अफगानिस्तान के खिलाफ आज मैंने देखा है कि टीम्स प्लेन के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम के अलावा जितनी भी टीम्स है वो प्लेन्स के साथ आती हैं। आज जितने भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स थे वो एक प्लेन के तहत बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने प्लेन्स को एग्जीक्यूट किया और वहां पे जो अफगानिस्तान की बैटिंग थी वो एक बड़े अरीना में चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपोज होती हुई नजर आई। इसी तरह से उनकी बॉलिंग एक्सपोज होती हुई नजर आई। आप राशिद खान के फिगर्स देखिए, राशिद खान वो राशिद खान है जिनको 4-4 5-5 विकेट दे देती थी हर टीम, लेकिन आज वो उस तरह से विकेट नहीं ले सके, रन्स वो लीक करते हुए नजर आए। सो प्रॉपर अगर प्लेन के साथ आएंगे तो अफगानिस्तान टीम फंसेगी और अफगानिस्तान में वो कैपेबिलिटी मुझे आज वो नजर नहीं आई। वो जो स्पार्क होता है ना, जो उनका जो स्पार्क था माजी में हमने कुछ मैचेस में जैसे उनका जिक्र किया वो था, वो नजर नहीं आया। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इस मैच के अंदर एक बड़ा जबरदस्त लम्हा देखने को मिला। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि 10वें ओवर में इब्राहिम ज़ादरान ने रबाडा 80 मीटर का छक्का मारा और अगली ही गेंद पर रबाडा ने इनको बोल्ड कर दिया। जी, तो पहले छक्का फिर क्लीन बोल्ट। आज के मैच में ये भी बड़ा एक खूबसूरत सा लम्हा था, खूबसूरत यानी कि इंटरेस्टिंग था कि पहले छक्का लगता है और उसके बाद बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाता है और बॉलर एक्साइटमेंट दिखाता है।